साथियों नमस्कार। साथियों, बढ़ते हुए शहरीकरण और उसी के सापेक्ष नागरिकों के बढ़ती हुई चुनौतियों के समाधान के लिए समर्पित ये चैनल अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूँ पीके श्रीवास्तव और साथियों एक बार पुनः मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लाया हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप शहर में प्लॉट खरीदें तो क्या-क्या सावधानियां बरतें, क्या-क्या प्रिकॉशंस बरतें कि प्लॉट में किसी तरह का आपको धोखा ना हो। उसी प्रकार से साथियों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो फ्लैट को लेकर है। क्योंकि देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वर्ग है जो प्लॉट खरीद के उस पर अपना इंडिपेंडेंट हाउस बनाता है। जो दूसरा वर्ग है वो जो अपार्टमेंट कल्चर है, फ्लैट अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करके रहना ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इसके कुछ कारण है कि भाई एक तो सेफ्टी का बहुत बड़ा कारण है। छोटे बच्चे अगर हैं या जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिहाज से फ्लैट का जो बेहतर बेहतर ऑप्शन है फ्लैट का, ऐसा कुछ लोगों को मानना है। तो उसी के क्रम में साथियों चूँकि आजकल का जो ट्रेंड है बड़े शहरों में, वो फ्लैट कल्चर ही बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है, एसेंशियल थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ फ्लैट, द कंप्लीट गाइड विथ चेकलिस्ट। फ्लैट क्रय करने के पूर्व की संपूर्ण चेकलिस्ट, जिन्हें जानने के बाद आपसे फ्लैट खरीदने के समय कोई गलती नहीं होगी। तो साथियों, हमने चेकलिस्ट तैयार किया है कि जब आप फ्लैट खरीदने जाएं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वित्तीय निवेश जो जीवन भर की जो आपने अर्जित किया है, उसका बहुत बड़ा भाग आप यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक इमोशनल डिसीजन भी होता है, क्योंकि आपकी उससे लिविंग जुड़ी हुई है, ईज़ ऑफ लिविंग। क्योंकि हर आदमी बेहतर जीवन शैली के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहता है, उसका जो एम्बियंस है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वो अच्छा हो। तो इसलिए जो है ये डिसीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए साथियों, ये आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है मेरा, लेकिन आज मैं आपको उसमें एक-एक चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई चीज़ आपसे छूटने ना पाए। तो साथियों, अनुरोध है कि वीडियो को देखिएगा पूरा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अब साथियों जो चेकलिस्ट है, पहले मैं चेकलिस्ट आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखिए जो अपार्टमेंट जिसमें आप फ्लैट बुक करने जा रहे हैं या फ्लैट अगर वो रेडी टू मूव है तो उसकी लोकेशन क्या है। ये भी देख लीजिए कोई म्युनिसिपल एरिया में है कि नहीं है। तो म्युनिसिपल एरिया में देखिए होने का क्या महत्व, मैंने प्लॉट के मामले में भी ये बात कही थी कि जब आप फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं तो उसका अगला चरण आपका होता है भाई वो कहीं नाम दर्ज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो शहरी क्षेत्र में कहीं म्यूटेशन नहीं होता। अगर आप फर्स्ट बायर हैं तो वहाँ पे आपका नाम वो म्युनिसिपल जो अभिलेख होते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स में, वहाँ नाम चढ़ता है। तो अगर आपका अपार्टमेंट म्युनिसिपल एरिया में है तो आपका वहाँ नाम चढ़ेगा, उस कंसर्न म्युनिसिपैलिटी है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, अन्यथा नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वाटर सप्लाई है, सीवेज सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम है, अगर म्युनिसिपल एरिया में है तो वो सुविधाएं म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम प्रोवाइड कराता है। अगर म्युनिसिपल एरिया में आपका फ्लैट या प्लॉट नहीं है तो वहाँ पे जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं उसको उपलब्ध कराने का जिम्मा, उत्तरदायित्व संबंधित बिल्डर का है या डेवलपर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जानना आवश्यक है कि म्युनिसिपल एरिया में है कि नहीं है। फिर अप्रोच रोड में अपार्टमेंट में फ्लैट बुक कर रहे हैं, वहाँ का अप्रोच कैसा है, फिर वहाँ से डिस्टेंस रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल या और भी महत्वपूर्ण स्कूल, कॉलेज, उससे दूरी कितनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चेकलिस्ट का बिंदु है कि जो आप बिल्डिंग, जिस अपार्टमेंट में आप फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं, उसका लेआउट प्रॉपर ढंग से सैंक्शन है कि नहीं। जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बड़े शहर हैं और अगर थोड़ा छोटा शहर है तो वहाँ पे रेगुलेटेड एरिया है, विनियमित क्षेत्र के, तो वहाँ से वो पास है कि नहीं उनका पूरा जो लेआउट और मैप है। और उसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण है कि नक्शा पास होने के साथ ही सेटबैक एरिया होता है। देखिए जब भी कोई बिल्डिंग का नक्शा पास होता है तो उसमें
फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक, बहुत तरह के सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं ओपन स्पेस के लिए। तो वो जितना मैप में सैंक्शन है उतना ही मौके पे छोड़ा गया है कि नहीं, ये भी एक चेकलिस्ट का बिंदु हो सकता है। अगला है टाइटल डीड एंड लैंड ओनरशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक चीज़ है, चाहे आप प्लॉट खरीदने जाएं चाहे आप फ्लैट खरीदने जाएं। जिस सेलर से आप परचेज कर रहे हैं उसके पक्ष में क्लियर ओनरशिप होनी चाहिए। मैं आगे इसको डिटेल बताऊंगा। एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। देखिए जो हाई राइज बिल्डिंग वगैरह होती है उसमें फायर का एनओसी बहुत आवश्यक है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, बड़े प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डर इन रेरा। देखिए रेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसका डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसको जानना क्यों आवश्यक है। रेरा में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर बिल्डर को अलॉट होता है। तो जब भी आप बिल्डर से बुक करें फ्लैट तो आप उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ लीजिए। ऐसे लोग आजकल बिल्डर लोग लगा देते हैं बोर्ड, उसमें लिख भी देते हैं। और आप अपने जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की जो रेरा है उसके वेबसाइट पे जाइए, उसका आप जब नंबर डालेंगे वेबसाइट पे तो उसके जितने प्रोजेक्ट हैं उसका डिटेल आ जाएगा, उसका स्टेटस आ जाएगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर आप उस टाइप के फ्लैट में लेने जाना है रेडी टू मूव, यानी फ्लैट बन गया है, तो देखिए कि बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसने ले लिया है कि नहीं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो उसने नक्शा पास कराया है, जो उसका मैप सैंक्शन हुआ है, अगर उसी के हिसाब से उसकी बिल्डिंग बनी है पूरी, तभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा। अगर उस हिसाब से नहीं बनी, उसने कोई डेविएशन किया है, तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो अगर आप रेडी टू मूव वाले फ्लैट पे जाने वाले हैं तो आप ये देख लीजिए कि इसमें है कि नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि जो अपार्टमेंट के जो फ्लैट है वो पूरी तरीके से अब पोजीशन के योग्य हो गए हैं कि नहीं, ये इसका डिटेल में आपको आगे बताएंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, खासतौर पे फ्लैट, तो सबसे अच्छा तरीका है उसके ओनरशिप और टाइटल डीड वगैरह जानने का, कि आप किसी बैंक से, शेड्यूल बैंक से आप लोन ले लीजिए। तो बैंक जो है वो लोन तभी देता है जब वो जिस प्रॉपर्टी में आपने बुक कराया है, जिस अपार्टमेंट में फ्लैट, वहाँ की ओनरशिप को ठीक से चेक कर लेता है, तभी आपको वहाँ पे लोन वो देगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए फ्लैट वगैरह में म्यूनिसिपल वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। लोग अपना लोकल बोरिंग कराते हैं और उसी से पानी लिफ्ट करके ओवरहेड टैंक में जाता है और वहीं से सप्लाई पूरे फ्लैट में होती है। तो ये देख लीजिए कि वहाँ के जो ग्राउंड वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी वो कैसी है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि ग्राउंड वाटर खारा है, सलाइन वाटर है। तो क्या सलाइन वाटर को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, ये एक आवश्यक बिंदु है। या और अगर किसी तरह की इम्प्योरिटी हो वहाँ के ग्राउंड वाटर में और पानी ग्राउंड वाटर से ही दिया जा रहा है, तो आपको ये जान लेना आवश्यक है कि वहाँ पे बिल्डर ने कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है या नहीं। अब देखिए जो हमने बताया था रेरा क्या है। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये हर बिल्डर को इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। तो आप जो है बिल्डर से उसका पूछिए कि भैया आपने रेरा के अंदर ये प्रोजेक्ट रजिस्टर कराया है कि नहीं, पहला सवाल ये पूछिए। और उसके बाद जो है जो वो अपना विज्ञापन देता है ना अखबारों में या डिस्प्ले बोर्ड लगाता है, वो देखिए कि उसने अपने एडवर्टीजमेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर को डिस्प्ले किया है कि नहीं। अगर उसका सब कुछ ठीक होगा तो खुद ही डिस्प्ले करेगा, भाई जिसको भी देखना हो जाके वेबसाइट पे चेक कर ले। रेरा ने क्या प्रोविजन किया है कि हर प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट बैंक में खोलना पड़ता है। तो आप देख लीजिए एस्क्रो अकाउंट बैंक में उसने इस प्रोजेक्ट के लिए खोला है या नहीं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे आप डिटेल चेक कर लीजिए। अब अगला है देखिए क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स टू चेक बिफोर बाइंग अ फ्लैट फ्रॉम बिल्डर। टाइटल डीड एंड लैंड ओनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटल डीड जो है वो क्लियर होना चाहिए बिल्डर के पक्ष में, या सेलर जिससे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसके फेवर में ओनरशिप बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। चेक फॉर एनी इनकम्ब्रेंसेस मॉर्गेजेस ऑन द प्रॉपर्टी।
अब प्रॉपर्टी है वो हर प्रकार के जो बंधक है या लोन है उससे मुक्त है कि नहीं, किसी प्रकार की उसमें कोई डिस्प्यूट या कोई किसी और का उसमें ओनरशिप का क्लेम या कोई बैंक से लोन या कोई कोर्ट का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है उस प्रॉपर्टी में, ये आप चेक कर लीजिए। इंश्योर देयर इज अ क्लियर चेन ऑफ टाइटल गोइंग बैक एटलीस्ट 30 ईयर्स। तो आप ये देखिए कि जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसमें अगर रजिस्ट्री ज्यादा बार हुई है तो क्लियर चेन ऑफ टाइटल होना चाहिए। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, सारी रजिस्ट्री की जो सेल डीड है उसकी कॉपी जो लास्ट सेलर है उसके पास होना चाहिए। तो आप सारे सेल डीड को लेकर चेक कर लीजिए कि बीच में कहीं मिसिंग तो कोई नहीं है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी बैंक से लोन ले लेंगे तो बैंक वाले भी इसको पूरा चेक करते हैं। तो वो आपके हित में अच्छा है कि आप बैंक से लोन, ये लोन भी आप बैंक से लीजिए। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक वाले हमेशा जब भी लोन, हाउसिंग लोन देते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है उसका पूरा वो ओनरशिप और मैप सैंक्शन है कि नहीं, सब चीज़ें चेक करते हैं। तो उसमें आपकी बहुत सुरक्षा हो जाएगी। सेल एग्रीमेंट, ये बहुत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट टू सेल, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, खासतौर पे बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, तो बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। उसमें सारी चीज़ें लिख दी जाती है, सारे टर्म्स, कंडीशन, अमाउंट, वो आप चेक कर लीजिए। फ्लैट साइज, प्राइस, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पोजीशन, पेनाल्टीज, कोई अगर डिफॉल्ट किसी साइड में हुआ तो पेनाल्टीज क्या क्या लग सकती हैं, एंड अदर चार्जेस। तो सारा उल्लेख उसमें कि इसमें कहीं कुछ चीज़ हिडन तो नहीं है कि बाद में कोई डिस्प्यूट का कारण बने। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट्स, मैंने आपको बताया जैसे पहले ही कि आप ये चेक कर लीजिए कि जो भी आप बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में आप फ्लैट बुक करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उससे उसका पूरा मैप सैंक्शन है या नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसीज भी देखिए कहाँ कहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी, मैंने आपको बताया फायर डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, देखिए जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के अंदर हो तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि उसकी हाइट वो बता देते हैं कि इससे अधिक हाइट नहीं होनी चाहिए। तो जो आप अपार्टमेंट में बुक कर रहे हैं अगर वो एयरपोर्ट के नज़दीक है तो वो देख लीजिए कि एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के नॉर्म्स उनके एनओसी उसमें है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जल संस्थान, वाटर एंड सीवेज बोर्ड, तो जहाँ से भी उस एरिया में जहाँ से भी एनओसी लेने का प्रोविजन है सब जगह से एनओसी बिल्डर ने लिया है कि नहीं लिया है। ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब आप फ्लैट आपका बन गया पूरा तो आप ये चेक करिए फाइनल रजिस्ट्री कराने के पहले कि बिल्डर ने डेवलपमेंट अथॉरिटी से या लोकल अथॉरिटी जहाँ से उसने मैप सेंक्शन कराया है वहाँ से उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया इसके माने कि उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है एज पर सैंक्शन प्लान है। इसी प्रकार से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग इज हैबिटेबल रेडी फॉर ऑक्यूपेशन, यानी कि अब आप इसमें रहने के लिए बिल्कुल सारी कुछ, इसमें बिजली का फिटिंग हर चीज़ कंप्लीट है। तो आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे बिल्डर्स को स्किप करते हैं, तो अगर स्किप करें समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, तो आप चेक कर लीजिए तब आप उसको फाइनल पेमेंट दीजिए उसको। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, फिर पेमेंट शेड्यूल चेक करिए। पेमेंट शेड्यूल में बिल्डर क्या करते हैं कि माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट सिस्टम बनाते हैं। भाई जब देखिए हमारा अभी ये ग्राउंड बेसमेंट बन रहा है उस पर इतना पैसा बुकिंग अमाउंट, फिर बेसमेंट के टाइम इतना पैसा, इतने फ्लोर हो जाएंगे फिर इतना पैसा देना होगा। वो एक ढंग से कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड होता है कि इतना फ्लोर कंप्लीट हो गया तो आपको ये देना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए उसमें कि जो चीज़ें टर्म्स कंडीशन है वो आपके हिसाब से है कि नहीं है। चेक फॉर हिडन चार्जेस एंड एडिशनल कॉस्ट, देखिए फ्लैट खरीदने आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको हिडन चार्जेस और एडिशनल कॉस्ट देने पड़ेंगे, मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा, उसको भी आपको पहले जान लेना आवश्यक है। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट एंड हिस्ट्री स्पेशली इन रीसेल फ्लैट, अगर आप रीसेल का फ्लैट हो तो देख लीजिए उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया तो नहीं है, कोई ड्यूज तो बकाया नहीं है, या कोई मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं कोई बकाया है। तो ये चीज़ आप उसमें पहले से चेक कर लीजिए अगर रीसेल का मामला है तो। अब देखिए जो आपका वो फ्लैट को का
चार्ज करते हैं वो किस आधार पर चार्ज करते हैं। तो देखिए, पहले आपको हम समझा दें कि जब भी आप कोई फ्लैट की या बिल्डिंग की बात करते हैं उसमें कितने तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक तो होता है कवर्ड एरिया, यानी बिल्टअप एरिया, जितने में आपका फ्लैट बना है या मकान बना है वो कहलाता है बिल्टअप एरिया। एक होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया यानी अंदर अंदर का एरिया, दीवार को छोड़कर, यानी वो बिल्टअप एरिया का केवल लगभग 80% होता है। ये इसका इस्तेमाल होता है जब हम प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट कराने जाते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है इसको। अब जो सुपर बिल्टअप एरिया है, ये जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे वो जो बिल्डर आपसे चार्ज करता है वो करता है सुपर बिल्टअप एरिया ऑफ फ्लैट। उसमें क्या होता है नॉर्मली कि जितना आपका बिल्टअप एरिया है या कवर्ड एरिया है उससे लगभग 25% अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉमन एरिया होता है, जैसे लॉबी, लिफ्ट, स्टेयरकेस से सीढ़ियाँ, और स्विमिंग पूल है, गार्डन है, बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जिम बने हुए हैं। हर बिल्डर का अपना अलग अलग प्रोविज़न है, लेकिन लगभग ये 25% होता है। 20% टू 30% हो सकता है। हमने एवरेज लिया है 25%। तो आप ये देख लीजिए कि वो कितना, जो सुपर बिल्टअप एरिया कितना परसेंट ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है। बेस प्राइस जो होता है वो होता है रेट पर स्क्वायर फीट इनटू सुपर बिल्टअप एरिया। जो सुपर बिल्टअप एरिया जिसमें जिसमें मैंने बिल्टअप एरिया का पे 25% ऐड हो गया है, उस पे रेट पर स्क्वायर फीट वो जो भी वहाँ का रेट उसने अपना लगा रखा है उसके हिसाब से वो चार्ज करता है। लेकिन इसमें टैक्सेस और एडिशनल कॉस्ट शामिल नहीं है। अब देखिए हिडन चार्जेस व्हेन बाइंग अ फ्लैट। अब किन किन तरह के चार्जेस आपको पे करने हैं या आपको जानना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो स्टाम्प ड्यूटी, ये हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 5 to 7% डिपेंडिंग अपॉन कि आपका म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है, डेवलपमेंट एरिया के अंदर है, उसके बाहर का है, तो अधिकतम 7% है। अगर आपका म्यूनिसिपल लिमिट में है आपका फ्लैट, तो जो भी आपका सेल प्राइस है, जो जिस पे कि तय हुआ है बिल्डर से, उसका 7% आपको देना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी, एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1%। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो वहाँ का सर्किल रेट है और जो बिल्डर के साथ कंसिडरेशन अमाउंट है, उसमें जो ज़्यादा होगा उस पर लगता है स्टाम्प ड्यूटी। ऐसा नहीं कि आप रेट कम दिखा दें स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में। तो अगर सर्किल रेट से भी आप कम दिखाएंगे तो सर्किल रेट पर ही मिनिमम चार्ज होगा, तो ये आपको जानना आवश्यक है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस 1%। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के पक्ष में अगर रजिस्ट्री हो तो उस केस में 1% की छूट का प्रावधान है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जीएसटी, तो अगर आप इनिशियल स्टेज में आपने फ्लैट बुक कराया है तो वहाँ पे आपको 5% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर रेडी टू मूव है तो फिर वहाँ पे 5% जीएसटी नहीं लगती। कॉर्पस फंड, ये वन टाइम सिक्योरिटी फंड होता है। जब भी आप किसी अपार्टमेंट में जाएंगे तो वन टाइम भी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, कहीं थोड़ा कम हो सकता है 75,000 हो सकता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख हो सकता है। ये रिफंडेबल माना जाता है, मतलब अगर कोई मेजर कोई वहाँ पे दिक्कत आ गई पूरे बिल्डिंग में तो तब इसका इस्तेमाल होता है कॉर्पस फंड का। ये इमरजेंसी फंड होता है एक ढंग से। मेंटेनेंस चार्जेस, अभी देखिए हर बिल्डिंग में चूंकि वहाँ पे लिफ्ट है, पावर बैकअप है, इंटरनल जो स्वीपर लगे होते हैं, बहुत सारी मेंटेनेंस के काम होते रहते हैं। तो उसके लिए जो नया सिस्टम है उसमें वो पर फ्लैट के एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, जो कि लगभग 4,000 से लेकर 15,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। पुणे है, बॉम्बे है, वहाँ बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश के जो हमारे इधर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम है। नोएडा साइड में आप जाइए, गुड़गांव जाइए, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ये मेंटेनेंस, जो कि आपका रेगुलर जो मेंटेनेंस होता है उसका पार्ट होता है। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, पीएलसी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानना आवश्यक है। देखिए वो करते क्या, अगर किसी का फ्लैट फेसिंग टूवर्ड्स पार्क है या मान लीजिए स्विमिंग पूल है, कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, तो उसका वो एडिशनल प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस एडिशनल चार्ज करता है बिल्डर। फिर कहीं कहीं देखिए फ्लोर का भी होता है, फ्लोर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में मेंटेलिटी क्या होती है इधर की, भाई हम लोग बहुत हाइट पर रहे, नीचे साइड में रहे, तो नीचे साइड के रेट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और मुंबई में आप जाइए तो वहाँ आपका जितना हायर आपका फ्लोर होगा
उतना जो फ्लोर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज वहाँ ज़्यादा लगेगा। तो एक ये भी चार्ज होता है जो कि बिल्डर चार्ज करता है। पार्किंग चार्जेस, अब ये आपके उसमें मूल जो प्राइस उसमें जुड़ा नहीं है, पार्किंग का अलग फीस लगता है। एक होता है स्ट्रीट पार्किंग। स्ट्रीट पार्किंग मतलब क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो आपकी पार्किंग है उसको कहते हैं स्ट्रीट पार्किंग। बहुत जगहों में बेसमेंट में पार्किंग होती है। कवर्ड पार्किंग, कहीं ओपन पार्किंग है, कहीं कवर्ड पार्किंग है। तो ये भी 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक हो सकता है, कितना बड़ा है, कवर्ड है, स्ट्रीट है। ब्रोकरेज फीस, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो बीच में ब्रोकर होता है या प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो उसके भी 1% से 2% तक चार्जेस हो सकते हैं। लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन फीस, उसके वो चार्जेस होते हैं। अदर पोटेंशियल कॉस्ट, ये देखिए जानना बहुत आवश्यक है। यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस हैं। वाटर, अगर कोई वहाँ पे कनेक्शन लेना है पानी का, वो चार्ज होता है। इंटरनेट का, अगर इंटरनेट की व्यवस्था दी हुई है तो इंटरनेट चार्जेस। गैस, आपके जो पीएनजी होता है, पीएनजी के चार्जेस हैं, अगर उस शहर में आपके फ्लैट में अगर वो सुविधा है तो। होम लोन प्रोसेसिंग फीस, अगर आप होम लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले आपसे 0.25% से 1% तक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। क्लब हाउस मेंबरशिप चार्जेस, अगर क्लब हाउस जैसी कोई सुविधा है आपकी सोसाइटी में तो वो फीस लगता है। सोसाइटी ट्रांसफर फीस इन रीसेल प्रॉपर्टीज, जब आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे सोसाइटी ट्रांसफर फीस, जो भी सोसाइटी बनी हुई है वो चार्ज करता है। अब आप जब कहीं भी फ्लैट लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। भविष्य में उसका वहाँ पे आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, या कोई हाईवे या कोई एक्सप्रेस हाईवे आने वाली है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा घोषित हुआ हो, ये देख लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी प्राइस बढ़ती है, तो उसमें आपको भविष्य में फ़ायदा होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए केवल लिया है तो जब भी आप उसको बेचेंगे प्रॉपर्टी को, तो आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा होगा। इसके अलावा देखिए, भविष्य में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी आने वाली है, वहाँ पे कोई मॉल बनने वाला है, तो उससे भी आपको उसका जो एस्केलेशन होगा प्राइस में। फिर ये देखिए, बहुत से लोग इसलिए लेते हैं कि भाई अभी मान लीजिए कहीं और रह रहे हैं वो, तो उन्होंने फ्लैट ले लिया, भाई हम इसको किराए पर उठा देंगे। तो किराए पर उठा देंगे तो जो भी किराया मिलेगा उससे हम जो भी हमने होम लोन लिया है उसके इंस्टॉलमेंट उस किराए से हमारा पे हो जाएगा। तो देखिए कि उस एरिया में रेंट का पोटेंशियल कितना है। एक कंक्लूजन है कि भाई मैंने जितनी बातें बताई हैं कि भाई देखिए, आपका ये एक ढंग से फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको जितने यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको जितने बताए हैं चेकलिस्ट, उसको आप चेक करके जब आप फ्लैट खरीदेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और आप जब भी रहने जाएंगे तो आप बहुत ही एक अच्छे लिविंग को महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो वाकई में वर्थ था, कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित ढंग से अच्छे वातावरण में रह रहा है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। साथियों, पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।